जय हिंद, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका इतिहास का आज अंतिम अध्याय है, अध्याय 8। लेकिन आज इसको आधा ही पढ़ाएंगे, हम पूरा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसमें बहुत बारीकी से और डीपली से भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसका आधा पाठ आज पढ़ाएंगे और आधा कल खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आज प्रमुख टॉपिकों पे हम ध्यान देंगे। लेसन का नाम है प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। यानी प्रेस से संस्कृति का कैसे पता चला और राष्ट्रवाद यानी देश के विकास में इसका कैसे योगदान रहा, ठीक है। यानी देश में प्रेम की भावना जगाने में प्रेस किस प्रकार भूमिका निभाई। उससे पहले अध्याय शुरू करने से पहले कुछ टॉपिकों पर मैं आप लोग को एकाग्रता फोकस करना चाहता हूं। लिपि, अभिलेख, शिलालेख और स्तंभ लेख, ये होता क्या है। लिपि एक लिखने की कला है जो अन्य कालों में अन्य समय पर अन्य लिपि का विकास हुआ है। लिपि एक लिखने की कला है जो अन्य समयों पर यानी भिन्न भिन्न समयों पर अनेक प्रकार के लिपि का प्रयोग इतिहासकारों द्वारा, दार्शनिकों द्वारा और लोगों द्वारा किया गया है। उसको समझने का, लिखने का प्रयास किया गया है। अब देखिए, स्तंभ लेख, शिलालेख और अभिलेख क्या होता है। आप लोग को पता होगा, महान सम्राट अशोक की अभिलेख है, 14 अभिलेख है, जिसको जेम्स प्रिसप ने पढ़ने का सबसे पहला काम किया था, खोजने का भी काम किया था। तो 1661 ईस्वी में पहली बार इसकी पढ़ने की कला शुरू की गई थी, यानी उससे पहले कोई नहीं पढ़ पाया था जब खोज हुआ था। तो 1661 में पहली बार इस अशोक सम्राट के अभिलेख को पढ़ा गया था। तो अभिलेख, शिलालेख और स्तंभ लेख क्या है, ये भी उस जमाने की 326 ईसा पूर्व, 328 ईसा पूर्व के समय की लिखने की एक कला थी, जबकि मौर्य वंश का काल था, उस समय की बात है। तो अभिलेख, शिलालेख, अभिलेख यानी ये भी लिखने की प्रथा थी। शिलालेख जो पत्थरों पर लिखा जाता था, स्तंभ लेख जो बड़े बड़े दीवारों पर और अन्य तरह के नक्काशी करके उस पर लिखा जाता था। तो ये सब लिखने की कला है जो उस समय के लेखक लोग किया करते थे, अपनी बातों को आगे भावी पीढ़ी के लिए बताने के लिए। चलिए, तो आगे हम लोग ध्यान देते हैं मुद्रण का इतिहास और गुटेन वर्ग तक। तो पहले हम लोग प्रेस के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो कह रहा है कि आज वर्तमान युग में हम प्रेस के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यह हमारे जीवन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में एक पहलू है, किसी न किसी रूप में हम इसे प्रभावित होते हैं, चाहे मनोरंजन के लिए हो, रोजगार के लिए हो या दुनिया के संचालन के लिए हो। देखते हैं बड़े बड़े होल्डिंग, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं। समझिए कि टीवी पे भी आप जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जो प्रचार प्रसार आता है, वो भी क्या है, एक तरह का एडवर्टाइजमेंट ही है, लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। बड़े बड़े पोस्टर आप देखते हैं, बैनर देखते हैं, ये सब लगाए जाते हैं। ये सब प्रेस के कारण ही हो पाता है। आज की दुनिया में छपाई के पूर्व की स्थिति की कल्पना की जा सकती है। यानी सोच सकते हैं क्या, तो छपाई हो जाती है, लेकिन पहले क्या होती थी जब छपाई नहीं हुआ करती थी। तो मनुष्य का परिवर्तनशील घटनाओं के तुरंत ही परिचित नहीं हुआ था। ज्ञान और सूचना के अभाव में मानव तार्किक और मानवीय प्रकृति से वंचित था। यानी कह रहा है कि जब इन चीजों का अभाव था तो मानव तार्किक और इन सभी तरह के ज्ञानों से वंचित था। उसके पास ऐसी कोई नॉलेज और ज्ञान नहीं थी जिससे कि वो प्रिंटिंग कर सकता था। कह रहा है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। यानी जब जिस चीज की आवश्यकता होती है, आविष्कार की जनन हो जाती है, निर्माण होती है। जैसे कि आज कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसके वैक्सीन के निर्माण के पीछे सभी लोग चले गए हैं। पर्यावरण के प्रति सब लोग का ध्यान है, सभी लोग आयुर्वेद की ओर लौट रहे हैं। तो क्या है, ये आवश्यकता ही हमारे हर एक चीज की जननी होती है। आवश्यकता पड़ा तो सभी लोग का ध्यान उधर चला गया, ऐसे किसी का ध्यान नहीं था। सूचनाओं की आवश्यकता ही आविष्कार की और क्या करती है, जागृति करती है। हालांकि आविष्कार का कोई अचानक या एक दिन की घटना नहीं है। आविष्कार एक दिन में नहीं होता, उसके लिए बहुत लाखों, हजारों, सैकड़ों साल लग जाते हैं उस चीज के सोचने और उस चीज को निर्माण करने में। जो पहला व्यक्ति निर्माण करना होता है उसे लोग पागल कहते हैं। तो पागल नहीं, प्रगतिशील, गतिशील, लगनशील होता है, वही हर चीज प्राप्त कर सकता है। जो पागल नहीं होगा वो प्राप्त नहीं कर सकता। अगर कोई आपको पागल बताए तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप गतिशील है, लगनशील है, यानी आपके अंदर पाने की क्षमता है, ललक है, इच्छा है, तो ही आप कुछ आगे जीवन में कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो करा छपखाना का आविष्कार का महत्व, यानी पूरे विश्व में क्रांति फैल गई जिसमें छपखाना के आविष्कार का महत्व भौतिक संसार में आग, पहिए और लिपि की तरह ही हुआ। जैसे हमारे यहाँ आग का आविष्कार हुआ, भोजन का आविष्कार हुआ, लिपि का आविष्कार हुआ, पहिया का आविष्कार किया गया, औजारों का आविष्कार किया गया, जस्ट लाइक वैसे ही एक तरह से प्रेस का भी आविष्कार किया गया। देखिए ये लिखा हुआ है, ये ब्राह्मी लिपि लिखा हुआ है, जो आपके और मेरे समझ से परे है, हम लोग इसको नहीं समझ सकते हैं।
तो देखिए देखते हैं इसका इतिहास कैसे रहा। तो कह रहा कि मानव सभ्यता आदि काल से मनुष्य को देखता है, यानी आदि काल से हम लोग मनुष्य को देखते आ रहे हैं। वो अपनी स्वाभाविक बुद्धि और अनुभव के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रयास करते हैं, यानी मनुष्य अपने बुद्धि और अपनी सोच के आधार पर विभिन्न प्रकार के आविष्कार करते हैं। लेखक सामग्री का आविष्कार के पूर्व मानव चट्टानों और गुफाओं में लिखा करता था, खुदाई करता था। यही अभिलेख शिलालेख और सब लेख का काम किया करता था। उस समय मिट्टियों से बना, मिट्टियों का प्रयोग किया करता था। कह रहा है कि कुछ ऐसे चित्र हैं जो 105 ईस्वी के पहले चीनी नागरिक के द्वारा कपास और मलमल के पट्टियों पर कागज, मतलब मलमल का जो कपड़ा होता है पट्टी, उस पर लिखने की प्रथा आज से 105 वर्ष पहले की ही, मतलब आज से नहीं, 105 ईस्वी की ही है वो प्रथा। उस समय लिखा जाता था। फलस्वरूप कागज, लेखक और चित्रकांत एक साधन बना और मुद्रण की सबसे पहली विकास की शुरुआत 594 ईस्वी में हुई। यानी सबसे पहला जो प्रिंटिंग करने की शुरुआत हुई वो 594 ईस्वी में हुई, जिसमें लकड़ी के ब्लॉक के माध्यम से 712 ईस्वी में चीन के सीमित क्षेत्र में फैल गया। यानी कह रहा है कि लकड़ी के ब्लॉक के माध्यम से इसे प्रिंटिंग किया गया और 712 ईस्वी तक चीन के विभिन्न भागों में फैल गया। 760 ईस्वी तक लोकप्रियता चीन और जापान में काफी बढ़ गई, यानी इसका मांग चीन और जापान दोनों में बढ़ गया। और ब्लैक प्रिंटिंग का लोग पुस्तक की पृष्ठें बनाने लगे और छपे हुए कागज के पन्नों को पर चित्रकारी भी बनाना शुरू कर दिए। लगातार इसमें मांग बढ़ता गया, लोग इसमें अलग अलग नक्काशी करते गए, चित्र बनाते गए। लगभग 10वीं सदी के उत्तरार्ध पर ब्लैक प्रिंटिंग की प्रक्रिया मुद्रा पत्र भी छापने लगी, यानी पत्र को भी, लेटर को भी छापने लगी। और समाज में इसके बहुत सारे असामाजिक तत्व नकल भी करने लगे, यानी डुप्लीकेट भी करने लगे। कह रहा है कि मुद्रण कला का आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को जाता है। यानी प्रिंटिंग प्रेस का श्रेय किसको जाता है? चाइना को जाता है। आज भी जो आप प्रिंटर देखते हैं वो सिर्फ चाइना बनाती है। पेटेंट है, भले अन्य देश बना ले वो अलग चीज है, लेकिन पेटेंट है चाइना के नाम पर। 1041 ईस्वी में चीन के एक व्यक्ति पी सोंग ने मिट्टी का मुद्रा बनाया और अक्षरों मुद्रा को संयोजित करके उसे छापा। बार बार अलग अलग तरह से संयोजित किया और यह पद्धति को ब्लॉक प्रिंटिंग के स्थान पर ले गया। और कैरियन लोगों ने कुछ समय पश्चात लकड़ी एवं धातु पर खोदकर टाइप करने लगे और धातु के मुकाबले टाइप किया हुआ प्रथम पुस्तक 13वीं सदी के बीच में कोरिया में छापी गई। यानी पहली पुस्तक जो छापी गई वो कोरिया में छापी गई और 13वीं सदी में छापी गई। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। काफी दिनों तक मुद्रित सीमित रहा और इसका उत्पादन चीन में राजतंत्र रहा, क्योंकि यहाँ सिविल सेवा के महत्वाकांक्षी लोग में जिज्ञासा का अध्ययन एक बड़ी मात्रा में किताब छापने की पड़ती थी। यानी सिविल सर्विस की जो तैयारी करते थे उनके लिए किताब छापने की बहुत बड़ी मात्रा में जरूरत पड़ती थी, इसलिए लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान दिया। 16वीं सदी तक परीक्षा देने वाले तमाम लोग काफी बढ़ते गए और किताबों की मात्रा भी काफी वृद्धि की अनुमानता जरूरत पड़ी। यानी लोग संख्या बढ़ेगी तो किताबों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। 17वीं सदी में चीन के शहर में सांस्कृतिक फलते फूलते हुई उपभोक्ता विद्वान और अधिकारी नहीं थे, बल्कि व्यापारी और अमीर महिलाओं के रूप में एक वर्ग सामने है। यानी कह रहा है कि वहां वकील, डॉक्टर, इंजीनियर कम थे, लेकिन जो व्यापारी लोग थे उनकी संख्या ज्यादा हो गई चाइना में। और इसका संघाई प्रिंटिंग संस्कृति का एक नया केंद्र बना। संघाई जो चीन की राजधानी है वो एक प्रिंटिंग प्रेस की एक राजधानी बनी। आपका यूरोप में कैसे प्रारंभ हुआ, यूरोप के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कह रहा है कि मूवेबल टाइप द्वारा मुद्रण की कला का आविष्कार तो पूरब में हुआ था, यानी पूरब देश हम लोगों की तरफ, मतलब चाइना में हुआ था। इस कला का विकास यूरोप में अधिक हुआ। प्रमुख कारण है कि चीनी, जापानी, कोरियाई भाषा के 40,000 से अधिक वर्ग थे। फलतः सभी वर्गों में ब्लॉक बनाकर अपना कठिन कार्य लकड़ी के ब्लॉक के द्वारा मुद्रण छापने के प्रयास में लग गए। यानी जो 40,000 लोग थे जो भिन्न भिन्न देशों के थे, वो लोग अपना अपना तरीका से प्रयास करने लगे और उसको प्रिंटिंग करने लगे। और रेशम मार्ग के व्यापारी भी इसका यूरोप तक इस चीज को लेकर चले गए व्यापार करने के उद्देश्य। 13वीं सदी के अंतिम तक रोमन के मिशनरी एवं मार्को पोलो द्वारा ब्लैक प्रिंटिंग का नमूना यूरोप ले गया गया। यानी ये तो व्यापारी था मिशनरी, और मार्को पोलो जो क्या किया, यूरोप, चाइना से लेकर यूरोप तक लेके चला गया इस प्रिंटिंग प्रेस का। रोमन लिपि के अक्षरों की संख्या कम होने के कारण इस लकड़ी धातु के
मूवेबल पर टाइप तेजी से हो पाती थी, यानी शब्द कम होता था और उससे अर्थ ज्यादा निकलता था, इसलिए वो आसानी से हो जाता था। इसके बीच कागज बनाने की प्रथा एक 18वीं सदी में यूरोप में पहुंची और 1336 ईस्वी पर प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुई। पूछता है प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई, तो जर्मनी में 1336 ईस्वी। लेकिन इससे पहले पेपर का जो खोज हुआ था वो चाइना में हुआ था, याद रखिए, कागज का खोज चाइना में हुआ था। इस काल में शिक्षा का प्रसार, व्यापार और मशीनरी गतिविधियां बढ़ती गई, लोगों को मांग भी इसके साथ ही बढ़ती गई। अब गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। गुटेनबर्ग का प्रेस के प्रति क्या योगदान रहा।